लेक्चर 4 में मैंने फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत की थी और 1965 तक हम लोग पहुंचे थे। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, इस पर अभी हमने चर्चा नहीं किया था। एक बार मैं रिवाइज करूं कि फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध। अब कोई ये बात पूछे कि राज्य कौन, तो मैं भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बता रहा हूं, जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताई गई। कितनी बातें, 6 बातें जो मैंने आपके बीच चर्चा किया था। इस अनुच्छेद के बाद 13 का सेक्शन 2 जो मूल अधिकारों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है, राज्य को डायरेक्शन दिया गया क्या कि राज्य द्वारा निर्मित विधि मूल अधिकारों को न्यून करती है, कम करती है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी। एक बात ये, दूसरा कि राज्य द्वारा निर्मित विधि, इस विधि से हम समझते क्या है, विधि में क्या क्या शामिल होगा। तो सेक्शन 3 में बात बताई गई कि विधि से क्या आशय है, क्या इंटेंशन है। आदेश, अध्यादेश, नियम, उपनियम, और कोई कस्टम जो विधि का रूप ले चुकी है, यह विधि के अंतर्गत शामिल है। अब स्पष्ट ये जाने कि 13 का सेक्शन 2 इस राज्य के ऊपर, यानी पार्लियामेंट के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार क्या हो, कम हो। और यदि राज्य ने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे मूल अधिकार प्रभावित हो, तो वह विधि उस मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी। करेगा कौन? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। जैसे सपोज कीजिए कि राज्य ने एक कानून बनाया और इस एक कानून से मेरा मूल अधिकार प्रभावित होता है, तो सफरर मैं हुआ, प्रभावित मैं हुआ। मैं राज्य के द्वारा बनाए गए इस कानून को अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में या आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा कि राज्य ने यह कानून बनाया, इस कानून से मेरा मूल अधिकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, यदि स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया, तो मैंने उच्च न्यायालय में उसको चैलेंज किया। या अगर पार्लियामेंट ने कानून बनाया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया। किस आर्टिकल के थ्रू? 32 के थ्रू। तो अगर इनके द्वारा जांच की जाएगी, जांच की गई और जांच करने पर पता यह चला कि वाकई में राज्य ने यह कानून बनाया, इस कानून से मेरा मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उस कानून को उस मात्रा तक क्या करेगी, शून्य घोषित कर देगी। जैसे इसका दूसरा पहलू कि राज्य ने एक कानून बनाया, तो किसी भी कानून का
के कई भाग होते हैं। किसी भी विषय पर आप कानून बना देखेंगे, जो भी अधिनियम बनता है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, या चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट हो, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, या डायरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, तो कोई भी किसी भी विषय पर जब कानून बनाया जाता है तो उस कानून के कई भाग होते हैं। अब अगर हम कहें कि इस कानून का यह भाग मेरे मूल अधिकारों के विपरीत है, तो यह भाग शून्य होगा कि यह भाग शून्य होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कानून की जांच की जाएगी, या जांच करने पर पता यह चला कि इस कानून का यह भाग मूल अधिकारों को न्यून कर रहा है या मूल अधिकारों के विपरीत है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इस कानून के इस भाग को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है? कि यह भाग इस कानून से पृथक हो सके। इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत। बहुत आसान है। राज्य के द्वारा कोई भी अगर कानून बनाया जाता तो उस कानून के कई भाग, अगर 10 भाग हैं, 15 भाग हैं, 15 में से अगर 4 भाग मेरे मूल अधिकारों को मिनिमाइज कर रहा है तो वह भाग शून्य होगा, न कि शेष भाग शून्य होंगे। लेकिन शर्त क्या है? कि वह भाग इस कानून से क्या हो जाए? पृथक हो जाए। जो भी भाग हमारे मूल अधिकारों को मिनिमाइज करे, अगर वह भाग इस कानून से या शेष भागों से पृथक नहीं हो पाया तो पूरे कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत किसे कहते हैं? यदि राज्य द्वारा निर्मित विधि का कोई भाग मूल अधिकारों को मिनिमाइज कर रहा है तो वह भाग शून्य होगा। शर्त है कि वह भाग शेष भागों से पृथक हो जाए। पृथक न होने की स्थिति में संपूर्ण विधि क्या होगी? शून्य होगी। यह पृथक्करणीयता का सिद्धांत था। अब इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि इसके पिछले भाग में मैंने चर्चा किया था, तो उसको दूसरे अंदाज में आप देखें। यदि राज्य द्वारा निर्मित विधि मूल अधिकारों को न्यून करती है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी। विधि से क्या आशय है? तो अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, अधिनियम, हुआ क्या कि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तो मद्रास की सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मद्रास की गवर्नमेंट ने आरक्षण लागू किया। किस अनुच्छेद को लेकर? नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 46, जिस अनुच्छेद 46 में लिखा है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। नीति निर्देशक तत्व तो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जब शैक्षणिक संस्था में मद्रास की सरकार ने रिजर्वेशन को लागू किया तो जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ जो हमारा समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, यह प्रभावित होगा, यानी मूल अधिकार प्रभावित होगा। और मूल अधिकार प्रभावित हुआ तो जब मूल अधिकार प्रभावित हुआ तो मद्रास सरकार के विरुद्ध चंपकम दोराई राजन ने मद्रास राज्य 1951 के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया। यानी मद्रास सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्था में जो आरक्षण लागू किया गया उसे चंपकम दोराई राजन ने चैलेंज किया कि यह तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है
और चूंकि आपको मालूम है कि एक तरफ मूल अधिकार और दूसरे तरफ नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, दोनों की प्रकृति अलग है। मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल है, प्रवर्तनीय है। तो नीति निदेशक तत्व के बारे में आर्टिकल 37 यह कहता है कि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी मूल अधिकारों को यहां पर नीति निदेशक तत्व पर बहुत वरीयता दी गई, बहुत महत्वपूर्ण मूल अधिकार। तो चंपकम दोराईराजन ने यह कहा इस आरक्षण को लागू करने से समानता का अधिकार प्रभावित हो रहा है, अनुच्छेद 14 प्रभावित हो रहा है, अनुच्छेद 15 प्रभावित हो रहा है। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मद्रास सरकार के द्वारा दिए गए इस आरक्षण को रद्द कर दिया। मद्रास सरकार के द्वारा दिए गए इस आरक्षण को रद्द कर दिया। तो जब आरक्षण को रद्द कर दिया तो भारत सरकार के सामने एक इशू आया और उसने क्या किया, भारत सरकार ने पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पास की और इस पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15 में सेक्शन 4 जोड़ा गया। एक इसी पहले संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में कैपिटल ए जोड़ा गया, 31 में कैपिटल बी जोड़ा गया। इसी पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई। और इसके बारे में क्या प्रोविजन किया गया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विधि का या विषय का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। अब देखिए बन गया कानून कि 9वीं अनुसूची में जिस विधि को भी डाला जाएगा या जिस भी विषय को डाला जाएगा उसका न्यायपालिका के द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, यानी न्यायपालिका के दायरे से 9वीं अनुसूची को बाहर कर दिया गया। अब बेसिक सवाल था, बेसिक सवाल क्या कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम यह भी एक अधिनियम है और अनुच्छेद 13 के सेक्शन 3 में अधिनियम विधि के अंतर्गत शामिल है, विधि के अंतर्गत शामिल है। तो यह सवाल एक पैदा हुआ, क्या सवाल पैदा हुआ कि क्या पार्लियामेंट, ये जो तर्क है उसको एकदम मैं सार के रूप में लिख रहा हूं और सवाल क्या है, वो सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? यह एक सवाल था क्योंकि 13 का सेक्शन 2 राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है कि राज्य ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकार मिनिमाइज हो जाए, और अगर उसने ऐसा कोई कानून बनाया तो वह कानून उस मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी। और विधि शब्द में क्या क्या है, अधिनियम भी है। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम यह भी है और इससे मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, मूल अधिकारों में संशोधन किया गया। तो इस पहले संविधान संशोधन अधिनियम को शंकरी प्रसाद ने, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
1951 शंकरी प्रसाद ने पहले संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया कि पहला संविधान संशोधन यह भी अधिनियम है तो यह भी 13 के सेक्शन 2 में शामिल विधि के अंतर्गत शामिल है। 13 के सेक्शन 3 में विधि के अंतर्गत अधिनियम भी शामिल है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 वैध नहीं है। शंकरी प्रसाद का यह तर्क था कि जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया गया, यह 13 के सेक्शन 3 में वर्णित विधि के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे अवैध घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को स्वीकार किया। सरकार की तरफ से क्या तर्क रखा गया कि जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 है, यह 13 में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 वैध है, वैलिड है, वैध है। इसका मतलब कि संसद 368 के द्वारा यानी विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो जब पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 वैध है तो अनुच्छेद 15 का सेक्शन 4 भी वैध होगा, 31 का सेक्शन ए, 31 का सेक्शन बी और 9वीं अनुसूची, ये सब वैध होंगे। मामला आगे बढ़ा। पश्चिमी बंगाल का मामला था बेला बनर्जी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। तो भारत सरकार ने क्या किया, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया और इसमें भूमि सुधार को नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया। नौवीं अनुसूची में शामिल करने का मतलब कि न्यायालय उसकी जांच ही नहीं कर सकते। अब उस वक्त के जो कानून थे, आपको मालूम होगा कि एक तरफ हमें मूल अधिकारों को देखना था तो दूसरे तरफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट को स्टेबल भी करना था। जो असमानता थी उस असमानता को दूर भी करना था, गरीबी को भी दूर करना था। अब असमानता को दूर करने के लिए, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए जो जमींदार थे, जो भूमिपति थे, उनके भूमि का छीना जाना आवश्यक था। बड़े बड़े भूमिपतियों की जमीन थी जो सरकार ले नहीं पा रही थी। अब यहां पर एक काम आसान हुआ कि भूमि सुधार को नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया और एक संशोधन हुआ, 17वां संशोधन, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964। इस 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो पंजाब और राजस्थान था वहां पर भूमि सुधार किया गया और उस भूमि सुधार को क्या किया गया, उसको भी नवीं अनुसूची में सरकार ने डाल दिया। और नवीं अनुसूची में डालने का मतलब कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर हो गया, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। तो अब क्या हुआ कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के द्वारा भूमि सुधार को जब नवीं अनुसूची में डाल दिया गया, वो भी किसके संदर्भ में, तो पंजाब और राजस्थान के संदर्भ में। पंजाब में बड़े बड़े भूमति थे। उन भूमिपतियों में नाम आपको मालूम होगा, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, ये भी थे। राजस्थान में
सज्जन सिंह ने इस 17वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान स्टेट 1965। इस सज्जन सिंह के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की। क्योंकि सज्जन सिंह की जमीन को राज्य अधिग्रहित कर लिया, उनका यह कहना कि यह समानता का अधिकार का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कहा कि 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 क्या है, वैध है, वैलिड है। वैलिड का मतलब कि राज्य को अधिकार है कि वह संविधान संशोधन करके भूमिपतियों की जमीन ले सकती है। लेने की शर्त क्या होगी, तो अनुच्छेद 31 का सेक्शन 1 यह कहता है कि राज्य विधि बनाकर भूमिपतियों की संपत्ति, भूमि अर्जित कर सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, लोकहित में। और जब सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा लोकहित में उसकी भूमि को अर्जित किया जाएगा तो बदले में उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। तो सज्जन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 वैध है, वैलिड है। पंजाब का केस मैं आपको बता रहा हूं कि जब यह कानून बना तो हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ 2 भाई थे और दोनों के पास लगभग 500 एकड़ भूमि थी। पंजाब में 1953 में कानून बना और कानून में क्या प्रोविजन किया गया, भूमि सुधार, और भूमि सुधार संबंधी कानून नवीं अनुसूची में डाल दी गई। क्या कानून बना कि किसी भी परिवार में अगर भूमि है तो उस परिवार का एक सदस्य 30 एकड़ से ज्यादा भूमि का स्वामी नहीं होगा, शेष भूमि राज्य के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएगी। तो गोलकनाथ की भूमि अधिग्रहित की गई, जिसको उसने क्या किया, यानी उसने भी इस 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को चैलेंज किया, जिसे हम नाम देते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट, पंजाब राज्य 1967। बहुत महत्वपूर्ण मामला है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मामला। यह सवाल आपके सामने है। गोलकनाथ ने 17वें संविधान संशोधन को चैलेंज की, मामला गया सुप्रीम कोर्ट। अब जानते हैं 11 न्यायाधीश अभी तक की, यानी 1967 तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कही जाती है। 11 न्यायाधीशों की बेंच थी और मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव थे। मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव थे। अब देखिए सुब्बा राव ने क्या किया, क्या फैसला दिया गोलकनाथ के मामले में। अपने बहुमत से, यानी 6 और 5 के बहुमत से, 6 और 5 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 17वें संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि वह अनुच्छेद
13 के खंड 3 में वर्णित विधि के अंतर्गत आता है। अब देखिए मामला ही एकदम पलट गया। गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 11 न्यायाधीश के सुब्बा राव सीजेआई थे, मुख्य न्यायाधीश थे, बहुत चर्चित भी हुए बाद में। के सुब्बा राव की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने मेजॉरिटी से 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को इनवैलिड घोषित कर दी और यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा, यानी विशेष बहुमत से जो अधिनियम बनाएगी वह अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के सेक्शन 3 में शामिल है। अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि वह 13 के सेक्शन 3 में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, द डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव रूल कहा जाता है। के सुब्बा राव की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कहा कि गोलकनाथ के मामले में दिया गया निर्णय गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय का प्रभाव पूर्व में दिए गए निर्णय पर नहीं पड़ेगा, यह आगे आने वाली विधि के ऊपर लागू होगा। इसका मतलब यह था कि 17वां संशोधन भी वैध, पहला संशोधन भी वैध, पहले संशोधन के द्वारा 15 में सेक्शन जोड़े गए 4 वो भी वैध, नवी अनुसूची वैध, अनुच्छेद 31 का कैपिटल ए, अनुच्छेद 31 का कैपिटल बी वो भी वैध। फिर एक बार सुन लीजिए कि इस गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को अधिकार नहीं कि 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर दे। क्यों? क्योंकि जब विशेष बहुमत से संशोधन किया जाएगा, अधिनियम बनेगा, तो वह अधिनियम भी 13 के सेक्शन 3 में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत आती है। लेकिन यह दिया गया निर्णय पूर्व में दिए गए निर्णय पर लागू नहीं होगा, यानी आगे आने वाले विधि के ऊपर लागू होगा। यह लगा सरकार के ऊपर प्रतिबंध। जब प्रतिबंध लगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, वही प्रधानमंत्री थी और उनको अपनी पॉपुलैरिटी गेन करनी थी, कांग्रेस के भीतर भी और कांग्रेस के बाहर भी। चूंकि जब सत्ता में आई थी लाल बहादुर शास्त्री के बाद, जब उनकी डेथ हुई, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज थे और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद से सत्ता का दावेदार जो सबसे प्रमुख थे वो मोरारजी देसाई थे। लेकिन मोरारजी देसाई दिग्गज नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनके इशारों पर काम करे, और मोरारजी देसाई उसमें से थे नहीं। तो फिर श्रीमती इंदिरा गांधी को ये लोग लेकर आए, जिनके बारे में उस वक्त वक्तव्य भी जारी किया गया कि गूंगी गुड़िया है। श्रीमती इंदिरा गांधी आ चुकी थी और वो अपने संगठन पर पकड़ मजबूत करना चाहती थी, लोगों के बीच पॉपुलर होना चाहती थी। उन्होंने क्या किया? श्रीमती गांधी की सरकार ने क्या किया? गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के संदर्भ में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। इसके द्वारा यह प्रोविजन किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये देखिए कानून बन गया।
इस 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा यह प्रोविजन किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। एक दूसरा आप देखेंगे कि श्रीमती गांधी की सरकार ने 25वां संविधान संशोधन भी किया, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39 बी एंड सी को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह देखिए 39 का बी और डी। बी कहता है कि राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से करेगा जो समुदाय के लिए हितकारी हो सके, तो इसके द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। और सी कहता है कि राज्य आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण और संचालन इस प्रकार से करे जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो सके। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमने समाजवादी अप्रोच अपनाया। तो इस 25वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रोविजन किया गया कि 39 बी और सी को अनुच्छेद 14, 19, 31 यानी मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी गई। और आप देखेंगे कि इसी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। इसी का अगला कि 26वां संशोधन आप देखेंगे, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, यानी श्रीमती गांधी की सरकार ने झटके में कई संशोधन कर डाले। इस 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा प्रीवी पर्स को, जिसे निजी थैला कहा जाता है, समाप्त कर दिया गया। जो राजा महाराजा थे जिनका इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन के थ्रू भारत में विलय हुआ था, उनको प्रति माह खर्चा दिया जाता था, उसको भी समाप्त करने की घोषणा 26वां संशोधन 1971 के द्वारा कर दिया गया। और एक इंपॉर्टेंट 29वां संशोधन, 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा केरल में भूमि सुधार किया गया। केरल में भूमि सुधार किया गया। और जब केरल में भूमि सुधार किया गया तो वहां पे शंकराचार्य थे जिनका नाम केशवानंद भारती है, मठ था, उनकी बहुत संपत्ति थी, वो संपत्ति ले ली गई। तो जब संपत्ति ले ली गई तो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। तो जाहिर सी बात है कि राज्य को ऐसे कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं जिससे मूल अधिकार मिनिमाइज जाए। तो जब संपत्ति उनकी छीन ली गई तो उन्होंने इस कानून को चैलेंज किया और वही केस कहलाता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973, 1973। बहुत महत्वपूर्ण 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी। 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ, और मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपको मालूम है कि एन रे बन चुके थे, जबकि इनसे 3 सीनियर जज थे, हेगड़े, ग्रोवर और शैलट। लेकिन श्रीमती गांधी ने उनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कराया राष्ट्रपति से। नतीजा यह निकला कि तीनों के तीनों न्यायाधीशों ने रिजाइन दे दिया। अब 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के सामने यह सवाल कि क्या पार्लियामेंट अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? यानी संसद के द्वारा 368 के द्वारा कोई भी अधिनियम बनाया जाता है तो क्या वह 13 के सेक्शन 3 में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा?
और यहां तो केशवानंद भारती के अधिकारों को छीना गया था, मूल अधिकार को छीना गया था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, राज्य के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ जो 26 जनवरी 1950 से लेकर और 4 अगस्त 2020 तक आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। यानी इससे ज्यादा न्यायाधीशों की पीठ, संवैधानिक पीठ ने आज तक किसी मामले की सुनवाई नहीं की है। दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ गोलकनाथ का केस मैंने बताया, जिसमें 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थे। अब 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ, इस 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस संशोधन को वैध ठहरा दिया, 24वें संशोधन को वैध ठहरा दिया, 25वें संशोधन को भी वैध ठहरा दिया। और क्या फैसला दिया? फैसला क्या दिया? गोरखनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया। और निर्णय देखिए क्या दिया, अपने बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी संसद को अधिकार है कि 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर दे। 368 के द्वारा अगर संसद के द्वारा कोई अधिनियम बनाया जाता है तो वह अधिनियम 13 के सेक्शन 3 में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। तो संसद को अधिकार है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन करे, किंतु मूलभूत ढांचा में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अब संसद को अधिकार हो गया कि मूल अधिकारों में संशोधन कर दे 368 के थ्रू, यानी विशेष बहुमत से। अगर उसके द्वारा मूल अधिकारों में कोई संशोधन किया जाता है तो वह अधिनियम 13 के सेक्शन 3 में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। किंतु पार्लियामेंट हैव नो पावर टू अमेंडमेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किंतु संसद बेसिक स्ट्रक्चर में, मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती। यह वही केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था, मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की थी। मूलभूत ढांचा कोई पूछे कि क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका संविधान में न कोई परिभाषा न इसका कोई वर्णन है। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स एकदम साइलेंट हैं। तो मूलभूत ढांचे के रूप में हम समझते क्या है? संविधान का वह सार, बेसिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का वह सार, वह थीम जिस पर पूरा का पूरा संविधान आधारित। अब संविधान का वह कौन सार है जिस पर पूरा का पूरा संविधान आधारित है, यह कहीं लिखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जो हम बताएंगे वो संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल होगा, और जब संविधान के मूलभूत ढांचा में शामिल होगा तो पार्लियामेंट उसमें संशोधन नहीं कर सकती। जैसे हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, संघात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और आगे आने वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अन्य विषयों को भी मूलभूत ढांचा में शामिल किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से ले लिया। एक हाथ से दिया क्या
कि संसद अपने विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। जब प्रतिबंध लगा दिया तो श्रीमती गांधी की सरकार ने 42वां संशोधन किया, यानी इसको रद्द करने के लिए 42वां संशोधन। अब देखिए, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट के मामले में जो निर्णय दिया गया था, उस निर्णय को रद्द करने के लिए श्रीमती गांधी की सरकार ने क्या किया? 42वां संशोधन किया 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 368 में सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जोड़ा गया और संसद को क्या अधिकार दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति, अनलिमिटेड पावर, और उसे किसी न्यायालय में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। सोचिए बात, इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रीमती गांधी की सरकार क्या चाहती थी कि संसद को संविधान के किसी विभाग में संशोधन करने की अनलिमिटेड पावर, और उसे किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेसी, अनलिमिटेड पावर, पॉसिबल नहीं है। लोकतंत्र होगा तो औपचारिक संस्थाएं होंगी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी सरकार होगी। सरकार अगर होगी तो उसके पास लिमिटेड पावर होगा। और अगर किसी देश में सरकार के पास अनलिमिटेड पावर होगी तो यह जान लीजिएगा कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, एक दायरे में सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी। तो जब श्रीमती गांधी की सरकार ने 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 368 में सेक्शन 4 और 5 को जोड़ा तो इसको चैलेंज किया किसने? मिनर्वा मिल्स ने। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980। मिनर्वा मिल्स ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 368 में जोड़े गए सेक्शन 4 और 5 को चैलेंज किया गया। उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 368 में जोड़े गए सेक्शन 4 और 5 को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कर दिया और केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट के मामले में जो निर्णय दिया गया था उसी की पुष्टि की। और यही आज तक की स्टेटस है फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेस्ट में। कभी भी पूछे कि शंकरी प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, तो सीधे सीधे कि शंकरी प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह के मामले में क्या दिया? उसी की पुष्टि की। गोलकनाथ के मामले में क्या? तो निर्णय को पलट दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव रूल्स के तहत उसने कहा गोलकनाथ के मामले में कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा किया गया संशोधन जो अधिनियम होगा वह 13 के सेक्शन 3 में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत आता है, लेकिन यह पूर्व में दिए गए निर्णय को लागू नहीं होगा, आगे आने वाली विधियों पर लागू होगा। यानी संसद के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब उसी प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए श्रीमती गांधी के द्वारा इतने संशोधन किए गए। नतीजा यह हुआ कि जो शंकराचार्य थे, केरल मठ था, उनकी संपत्ति अधिग्रहित की गई थी, उन्होंने इस संशोधन को चैलेंज किया और वही केस कहलाता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। इस केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने की और गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया और फैसला क्या दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु मूलभूत ढांचे में उसे संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय को रद्द करने के लिए श्रीमती गांधी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया, जिसके द्वारा 368 में सेक्शन 4 और 5 जोड़ा गया। इसके द्वारा संसद को शक्ति दी गई कि पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंडमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे मिनर्वा मिल्स ने चैलेंज किया, जो केस कहलाता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 368 में जोड़े गए सेक्शन 4 और 5 को अवैध घोषित करते हुए केशवानंद भारती के मामले में जो निर्णय दिया था उसकी पुष्टि की। अर्थात आज भी मैं ये कह सकता हूं कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु
मूलभूत ढांचे में उसे संशोधन करने का अधिकार नहीं है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकती है? बिल्कुल किया जा सकता है। शर्त है, जैसे कि केशवानंद भारती के मामले में निर्णय दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। जब इसी पर रिव्यू पिटीशन हो, पुनर्विचार याचिका की जाए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसी मामले की सुनवाई 13 से ज्यादा न्यायाधीश करें, 15, 17, तो अपने द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल सकती है। जैसे उदाहरण के लिए कि 5 न्यायाधीशों की बेंच ने, संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया कि ये हैंकी नहीं है, रूमाल नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकती है। शर्त है कि जब इसी मामले की सुनवाई पुनः 5 से ज्यादा न्यायाधीश करें। चूंकि 13 से ज्यादा न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ आज तक किसी मामले की सुनवाई नहीं किए, इसलिए केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट का मामला मील का पत्थर कहा जाता है। यह तो कॉन्स्टिट्यूशनल सूट्स के बारे में मैंने चर्चा किया। अब आते हैं कि मूल अधिकारों की क्या विशेषता है। मूल अधिकारों की क्या विशेषता है? प्रारंभिक परीक्षा में देखिएगा सवाल पूछा हुआ है, और मेंस के एग्जाम में तो लिखने के लिए आता ही आता है। तो मूल अधिकारों की क्या विशेषता है? तो ऐसे मूल अधिकारों के संदर्भ में कि मूल अधिकार वह कहलाता है या वह होता है जिसके अभाव में मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, या मैं यह भी कह सकता हूं कि मूल अधिकार एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का आंतरिक एवं बाह्य विकास करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट करता है। किसका? अपने पर्सनालिटी का। ऐसे मूल अधिकारों की क्या विशेषता? तो पहली विशेषता कि यह राज्य के विरुद्ध गारंटी देता है, प्रत्याभूति देता है कि यदि राज्य ने मेरे मूल अधिकारों को छीना तो ये मूल अधिकारों की विशेषता कि राज्य अगर हमारे मूल अधिकार को छीनता है तो मैं इस राज्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 या हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा उपचार प्राप्त कर सकेंगे। अनुच्छेद 32 की हेडिंग ही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये मूल अधिकारों की विशेषता। और मैंने आपको इसके पहले बताया था कि लोकतंत्र की खासियत कि लोकतंत्र सिर्फ हमें मूल अधिकार नहीं देता बल्कि उसके सुरक्षा की गारंटी भी देता है। तो पहली विशेषता के रूप में मैंने लाया कि यह राज्य के विरुद्ध गारंटी देता है। कैसे? कि अगर राज्य ने इसका उल्लंघन किया, राज्य ने छीना, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा हमें उपचार भी मिलेगा। दूसरी विशेषता, यह अधिकांशतः नकारात्मक है। यह अधिकांशतः नकारात्मक है, जो राज्य को कुछ करने से मना करती है। अधिकांश मूल अधिकार, मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव्स। अधिकांश मूल अधिकार नेगेटिव हैं। नेगेटिव का मतलब कि वो राज्य को कुछ करने से मना करते हैं। जैसे अनुच्छेद 14, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नहीं करेगा, नकारात्मक, राज्य को कुछ करने से मना किया जा रहा है। अनुच्छेद 15 का सेक्शन 1, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नकारात्मक। 16 का सेक्शन 2, राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी और किसी भी नागरिक को
केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य का अधीन नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में अपात्र नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 17 आपके सामने है। आर्टिकल 18 का सेक्शन 1 राज्य शिक्षा और सैन्य उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कहने का उद्देश्य अधिकांश मूल अधिकार नकारात्मक हैं तो कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ सकारात्मक भी है। सकारात्मक मतलब राज्य को कुछ करने के लिए कह रहा है, राज्य को कुछ करने के लिए कह रहा है। जैसे 15 का सेक्शन 3 कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। 15 का सेक्शन 4 राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। 15 का सेक्शन 5, 15 का सेक्शन 6 ये सब पॉजिटिव है। 16 का सेक्शन 4 कि यदि पिछड़े वर्ग का राज्य के अधीन सेवा में राज्य किराए में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन्हें लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान करेगा। यह पॉजिटिव है। 16 के सेक्शन 4 का सब सेक्शन क, 16 के सेक्शन 4 का सब सेक्शन ख यह पॉजिटिव है। तो अधिकांश मूल अधिकार निगेटिव है, नकारात्मक है। नकारात्मक अर्थ कि जो राज्य को कुछ करने से मना करता है। मैंने अनुच्छेदों के माध्यम से आपको उदाहरण दिया है। तो कुछ ऐसे भी मूल अधिकार हैं जो क्या हैं, सकारात्मक हैं। जैसे ये तीसरी विशेषता, मूल अधिकारों में केवल अनुच्छेद 368 के द्वारा ही संशोधन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बना देता है। यानी सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में संशोधन होगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता। चौथी विशेषता, यह व्यवस्थापिका के विरुद्ध होने के साथ साथ कार्यपालिका के विरुद्ध भी है। यह केवल व्यवस्थापिका के ही विरुद्ध नहीं है, यह कार्यपालिका के विरुद्ध भी है। यानी व्यवस्थापिका को ऐसे कानून बनाने से रोकती है जिससे हमारा मूल अधिकार मिनिमाइज हो जाए। जैसे व्यवस्थापिका के विरुद्ध कौन कौन से मूल अधिकार, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24, ये व्यवस्थापिका के विरुद्ध हैं, व्यवस्थापिका को रोकते हैं। तो वह कौन सा मूल अधिकार है जो कार्यपालिका के विरुद्ध है? तो कार्यपालिका के विरुद्ध मूल अधिकार 19, 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, ये वो मूल अधिकार हैं जो व्यवस्थापिका के साथ साथ कार्यपालिका के विरुद्ध भी हैं। कभी अगर एग्जाम्पल बना के पूछता है सवाल तो भी हम सही जवाब देने की स्थिति में रहे हैं। ये चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता देखिए, पांचवी विशेषता, इसका त्याग नहीं किया जा सकता।
इसका त्याग नहीं किया जा सकता है। इसी को हम नाम देते हैं अधित्यजन का सिद्धांत। अधित्यजन का सिद्धांत कहलाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मूल अधिकार हमें मिले हैं तो मूल अधिकारों का हम त्याग नहीं कर सकते, जैसे राइट टू पर्सनल लिबर्टी, अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार जिसको बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी कंप्यूटर होते हैं, बार बार मेंस का एग्जाम लिखते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं और फाइनली कहीं कभी सिलेक्शन नहीं होता तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं और अंततः कभी कभी सुनने में आता कि आत्महत्या कर लिए। जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। प्रयागराज में बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को सुनने में आता है, या हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या मेडिकल सेक्टर में तैयारी करने वाले, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, नतीजा यह मिला कि नैनी ब्रिज से कूदकर जमुना नदी में, गंगा नदी में अपनी जान दे दी। तो जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अब इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक फैसला दिया जिसको आप कहते हैं राइट टू वॉलंटरी डेथ, स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार। स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार, राइट टू वॉलंटरी डेथ, यह क्या है? तो स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार सबके लिए नहीं है कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्री दे रहे हैं, प्री क्वालिफाई किए, मेंस क्वालिफाई किए, इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, फाइनली रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया तो हम मानसिक तनाव में आकर और आत्महत्या कर लें। यह स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार नहीं है। माजरा क्या है? अरुणा शाम बाग, एक नाम सुने होंगे, एक नर्स थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था और वो कोमा में चली गई थी, बहुत वर्षों तक कोमा में रही। मुंबई में उसके घर वालों ने, अरुणा शानबाग के घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट से अरुणा शानबाग के संदर्भ में स्वैच्छिक मृत्यु के अधिकार की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है, लेकिन किसके लिए? ऐसा व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो जिस बीमारी का इलाज संभव न हो, असहनीय पीड़ा हो रही हो, दर्द हो रहा हो। बहुत बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, किसी की तबीयत खराब है और दर्द इतनी ज्यादा होती है कि हम ही लोगों में से लोग कहते हैं कि इसकी मौत हो जाती तो बड़ा अच्छा होता है। असहनीय पीड़ा हो रही हो तो ऐसे स्थिति में उसके घर के लोग स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार की मांग कर सकेंगे। अब फैसला लेने का अधिकार किसको होगा? तो उस व्यक्ति की देखभाल करने वाले को। फिर एक बार जान लें कि स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार सामान्य नहीं है, एक्सेप्शनल है। ऐसे लोगों के लिए जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसका इलाज संभव नहीं और उस बीमारी से असहनीय पीड़ा हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में वह स्वैच्छिक मृत्यु के अधिकार की मांग कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल, यानी अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो यह मूल अधिकार की विशेषता पांचवी कि इसका त्याग नहीं किया जा सकता, जैसे जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं। तो वहीं पर दूसरी तरफ 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार शामिल है। स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार सामान्य परिस्थिति में नहीं है, एक्सेप्शनल है। छठी विशेषता देखिए, यह
निरपेक्ष नहीं है, यानी मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, सापेक्ष है, या हम कहें अमर्यादित नहीं है, या असीमित नहीं है। क्या है? सापेक्ष है, या मर्यादित है, या सीमित है। हमें मूल अधिकार मिला है। उदाहरण के लिए राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 का सेक्शन 1 का सब सेक्शन क, यह नागरिकों को प्राप्त होने वाला मूल अधिकार है। क्या दिया गया है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मूल अधिकारों की आखिरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, या अमर्यादित नहीं, या असीमित नहीं है, बल्कि क्या है? सापेक्ष है, या मर्यादित है, या सीमित है। जैसे अनुच्छेद 19 के सेक्शन 1 के सब सेक्शन ए में लिखा है कि प्रत्येक नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। लेकिन आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 में इसके दायरे बताए गए हैं, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, भारत की प्रभुता और अखंडता, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की मानहानि, अपराध उद्दीपन, राज्य की सुरक्षा, आदि। ये देखिए आधार है। मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे अपनी बात को कहने का अधिकार है, मैं किसी भी विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकता हूं, लेकिन एक दायरे में मैं अगर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करता हूं जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो, कानून व्यवस्था प्रभावित हो, नैतिकता प्रभावित हो, सदाचार नैतिकता प्रभावित हो, या स्वास्थ्य प्रभावित हो, या भारत की प्रभुता या अखंडता प्रभावित हो, या न्यायालय की अवमानना हो, या न्यायालय की मानहानि हो, या अपराध को बढ़ावा मिले, या राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो राज्य को अधिकार है, क्या अधिकार है कि इस मूल अधिकार पर क्या करे? प्रतिबंध लगा दे। इस मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा दे। दूसरा उदाहरण आपको बताऊं, आर्टिकल 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन दायरा है, क्या दायरा? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। मुझे अपने अंतःकरण की आजादी है, मुझे धर्म को, किसी भी धर्म को अबाध रूप से बिना किसी रोक टोक के मानने की आजादी है। तो अगर मैं धर्म को मानता हूं तो आचरण भी करूंगा, राइट टू हैबिट, आचरण अर्थात कर्मकांड भी करूंगा। यदि उस कर्मकांड से शांति व्यवस्था प्रभावित होती है तो राज्य क्या करेगा? प्रतिबंध लगा देगा। यदि मेरे कर्मकांड से नैतिकता प्रभावित होती है तो प्रतिबंध लगा देगा। यदि मेरे द्वारा किए गए कर्मकांड से स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो राज्य को अधिकार है कि प्रतिबंध लगा दे। अब ऐसे प्रतिबंध अगर राज्य के द्वारा लगाया जा रहा है, यदि प्रतिबंध लगा रहा है राज्य, तो जाहिर सी बात है कि मैं इस राज्य के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चैलेंज कर सकूंगा। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के द्वारा उस मामले की जांच होगी।
सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगी तो राज्य से यह बात कही जाएगी कि तुमने प्रतिबंध जो लगाया है, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाया है, वह प्रतिबंध किस आधार पर लगाया है। तो राज्य के द्वारा यह दलील दी जाएगी कि वह ऐसा कर्मकांड कर रहा था जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी या जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था। जैसे उदाहरण के लिए जो धार्मिक स्थल हैं, लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है। अगर मैं ऐसा कर्मकांड करूं जिसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो, तो राज्य को अधिकार है कि प्रतिबंध लगा दे। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चैलेंज करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट में उसके द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध की जांच होगी, और जांच में पाया गया कि मूल अधिकार पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि इससे स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था। तो ऐसे प्रतिबंध को ही क्या नाम दिया जाता है? युक्तियुक्त। युक्तियुक्त कहें, तार्किक कहें या उचित, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमारे सामने है। मुझे विचार अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं भारत सरकार की आलोचना कर सकता हूं, मैं भारत सरकार के नीतियों की धज्जियां उड़ा सकता हूं, लेकिन मुझे भारत के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है, सरकार के नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन भारत के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। मैं अगर अपने देश के खिलाफ बोलता हूं तो राज्य को अधिकार है कि वो क्या करे? प्रतिबंध लगा दे। और ऐसे प्रतिबंध को ही हम क्या नाम देते हैं? युक्तियुक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो हमारे सारे के सारे जो भी मूल अधिकार हैं, वह मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष हैं। जहां से हमारे अधिकार की शुरुआत होती है, वहीं से दूसरे की भी शुरुआत हो जाती है। अगर मेरा मूल अधिकार है कि मैं विचार अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करूं, तो मेरा यह कर्तव्य बनता कि मैं दूसरे के मूल अधिकारों का सम्मान भी करूं। मैं ऐसे मूल अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो जाए। बोलने का अधिकार है। इस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप देखते होंगे कि आज के दौर में जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फेसबुक पे देखते होंगे क्या क्या शब्दों का प्रयोग होता है। यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। राज्य को अधिकार है कि उस पर क्या कर दे? प्रतिबंध लगा दे। तो यह मूल अधिकारों की एक विशेषता।